नहीं लाइव हो पा रहे हैं या एनरोल किसी वजह से नहीं हो पाए तो उनको भी मिल जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एक बार सरसरी नजर से समझ लेते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप में जो लैब में आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसमें सारे लोग अपनी तरफ से माइक म्यूट ही रखिएगा, अदरवाइज मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। जो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लैब में इस्तेमाल करते हैं उसमें लाइट का यूज होता है। ठीक है, इसीलिए चाहे उसको कंपाउंड कहिए क्योंकि डबल लेंसेज यूज हो रहे होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं मिरर, ग्लास के मिरर और ग्लास के ही लेंसेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट वन इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। जब कभी इलेक्ट्रॉन बीम एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है, तो वो कहलाएगा, या ये कहें कि लाइट की बजाय हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो वो जो उसके थ्रू रिजोल्यूशन पावर या जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, जब हम उसके थ्रू स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू, ठीक है, तो वो कहलाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें भी स्पेसिफिक होता है, इसको बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रही हूँ तो एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए तब आप मतलब इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यूजुअली मैंने क्लास में भी बताया था, शायद हम इसकी बात कर चुके थे कि यूजुअली जब आप लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 3 तरह के लेंसेज लगे रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई एक लोग बताओ, आंसर करो। तनुजा मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तनुजा, क्या लाइट माइक्रोस्कोप में कौन कौन से लेंसेज होते हैं? मतलब मैं कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं कह रही, केवल नाम पूछ रही हूँ कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, आईपीस। हाँ, ऑब्जेक्टिव, आईपीस, और कोई और भी होता है, एक कंडेंसर भी होता है। मिरर के पास भी कंडेंसर लगा होता है, जहां से आप लाइट फोकस करते हैं सबसे बेस पर, है ना, जो स्टेज बना हुआ है जहां पे आपने स्लाइड रखी है उसके नीचे भी तो एक कंडेंसर जैसा, मतलब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर सा लगा रहता है, जब लगता है डायाफ्राम लगा हुआ है। माइक्रोस्कोपी नॉल और रस्का, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर करी थी। ठीक है, 1931। ईयर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात है, और सबसे पहले इसको मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो इन्होंने डिस्कवर करी थी, नॉल और रस्का ने, लेकिन सबसे पहले जिस प्लांट स्पेसिमेन की स्टडी करी गई थी, या ये कहें प्लांट स्पेसिमेन मतलब प्लांट वायरस की स्टडी करी गई थी, वो था टीएमवी। ठीक है, वो था टीएमवी, और टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको के प्लांट में। और उसमें भी जो साइंटिस्ट थे वो कोई दूसरे थे। ठीक है, वाइकॉफ उनका नाम था, कुछ ये स्पेलिंग है। ठीक है, वाइकॉफ, इन्होंने डिस्कवरी करी थी किसमें, टीएमवी का ही पार्टिकल सबसे पहले स्टडी किया था। ठीक, अब यहाँ पर एक बात तो समझ में आती, नाम से ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, या फिर जैसे कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सनलाइट का इस्तेमाल करते थे, वैसे यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, अगर एक बार देखें कि इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं कि किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, कैसे एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स की या वायरस पार्टिकल की स्टडी को आसान बनाता है, तो इसका लॉजिक ये है कि यूजुअली जितने भी जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ, या यहाँ पर जो वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है वो 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम की होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बीम की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल की जाती है, उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम है। ठीक है, और कभी भी किसी भी मतलब मॉलिक्यूल में या क्या कि जो भी किसी भी एटम में जो भी मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, एक दूसरे एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम से कम होने की वजह से होगा क्या कि रिजॉल्विंग पावर उसी इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से मतलब उसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जिस
ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इसी पेन को देखना हो, ये अगर कोई वायरस पार्टिकल होता तो जहां से पास हो रहे हैं, क्योंकि अब वही ना कि एटम की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारी मॉलिक्यूल्स आए, मतलब एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी आता है, ठीक है। या केवल आप ऐसे याद रखो कि सिंपल मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, या अगर वायरस की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का कुछ और स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की बीम जहां पर पड़ी वहीं पर उसने मतलब स्क्रीन का, या ये कहे कि उसी की इमेज बना दी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी काम करती है। फिर मान लीजिए जैसे एक इमेज हमें मिल गई, उसी इमेज को हमने एम्पलीफाई कर दिया, उसी को बड़ा कर, मतलब एनलार्ज करके हम स्क्रीन पर ले लेते हैं, और उसके बाद में वही चीज जैसे स्टोमेटा है या फिर ऑर्गेनील्स की स्टडी करनी है तो वो सारा इजिली किया जा सकता है। ये तो बात हो गई प्रिंसिपल की। एक बार जरूर जा करके मतलब कि आज जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद एक बार नोट्स जरूर पढ़ना, ठीक है। जो नोट्स मैंने दिए थे उन्हीं को एक बार केवल रीड कर लीजिएगा, तो मेरी बात को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और रिकॉर्डिंग थोड़ी लगभग 24 आवर्स बाद अवेलेबल होगी, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, जहां भी डाउट लगे दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये तो बात हो गई प्रिंसिपल की। अब इसमें इस्तेमाल जो इलेक्ट्रॉन बीम हो रही है उसके लिए या तो कैथोड एनोड का यूज इस्तेमाल किया जाता है, और उसी को कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम जिस सोर्स से आ रही होगी वो इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है इन साइंटिफिक लैंग्वेज। बट एक्चुअल में वो है क्या, यही जो कैथोड एनोड बेसिकली इनका बना होता है, और वो भी टंगस्टन फिलामेंट, जो कि पहले जो बल्ब चलते थे येलो वाले, उनमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? कि इलेक्ट्रॉन बीम ताकि प्रोवाइड करी जा सके, ठीक। इसके अलावा दूसरी खास बात क्या है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम जितने भी लेंसेज होते थे वो ग्लास के बने होते थे, यहाँ पर भी लेंसेज उसी तरह से हैं। क्या? कंडेंसर भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी है, प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव या इसी को ऑक्यूलर भी कहेंगे, ठीक है। चाहे तो लिख लीजिएगा, जहां पे आप डायग्राम बनाओगे तो प्रोजेक्टर के साथ में ऑक्यूलर लेंस भी लिख लेना। इनकी खासियत क्या होती है कि ये बनाए, मतलब कि इनके लिए कोई ग्लास की जरूरत नहीं होती है, ये क्वाइल के या फिर मैग्नेटिक, ऐसा इनका अरेंजमेंट किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो कैसे होगा कि इसमें इस्तेमाल जो किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए वो मेटल का इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स के अराउंड वायर लपेट दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वाइल्स बन जाते हैं। तो ये करेंगे क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होगी उसको एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ही वो इलेक्ट्रॉन मूव कराने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वही सेम चीज कंडेंसर में भी होगी, ये भी क्वाइल की बनी होगी, या क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पर ग्लास की बजाय क्वाइल्स होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम के, ठीक है, कि एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू ही पास हो, राइट। तो उसके लिए कंडेंसर लेंसेज होते हैं जो कि मैग्नेट के बने होते हैं या क्वाइल्स के बने होते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे, ऑब्जेक्टिव का मतलब भी हो गया कि जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा। और थर्ड पार्ट क्या आएगा? प्रोजेक्टर लेंस, जहां पे पहली एक इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है। लेकिन दूसरी खास बात ये भी है कि यूजुअली जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी आंख से देख करके हम आईपीस की मदद से और अपने आंखों के विजन से हमें तुरंत का तुरंत एनाटॉमी देखनी हो या जो भी कुछ है आपने उसी लेंस में देख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो कह सकते हैं हमारी आंखों के लिए नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इमेज बनती है उसके लिए हमें या तो कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन चाहिए, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। दूसरी बात है क्योंकि वो हमारी आंख के लिए हार्मफुल होगा, या तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगी या फिर कोई फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं उस पर, या फिर
अब तो जो एडवांस्ड वाले हैं उसमें कंप्यूटर भी ऐड कर दिया जाता है, तो डिवाइस उसी डिवाइस पर मतलब डेस्कटॉप के जैसा ही डिवाइस होता है और उसी पे हमें इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करी जाएगी या कैथोड एनोड की मदद से, और उससे होगा क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है वो एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू या जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी के अराउंड एक स्पाइरल बीम या स्पाइरल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। कंडेंसर लेंसेज का मतलब ही है कि इधर उधर नहीं, बीम या लाइट का जो सोर्स है वो इधर उधर ना जाकर के एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ही केवल ऑब्जेक्ट पर पड़े। ठीक है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट पर जब पड़ जाता है तो उससे एक इमेज बनती है, फिर उसी इमेज को एम्पलीफाई कर देते हैं, फाइनल इमेज हमें मिल जाती है। ठीक है, पता नहीं ये ब्लैक बोर्ड का ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस वन। वैसे मैंने जो ये यहाँ पर भी इस क्लास में भी मिल जाएगा, एक बार आप जो कंटेंट है स्टडी मटेरियल उसमें देखिएगा जाके, ये फोटोग्राफ पड़ा हुआ है और जो व्हाट्सएप पे भेजा है वो भी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, चाहो तो इसी तरह का आप लाइट माइक्रोस्कोप का भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। अब ये मुझे बताओ कि इसमें से क्या चीज नहीं समझ में आई है या कितना समझ में आया, थोड़ा बहुत कि थोड़ा भी नहीं, फिर मैं आगे बढ़ू। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, यस और नो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही आएगा कि इतना सारा ये बता तो दिया गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप में जब आप स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, तो स्लाइड प्रिपरेशन के पूरे मेथड एक प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जोलॉजी में करते हो तो आप उसका अच्छे से डिहाइड्रेशन करते हो। ठीक है, वो अल्कोहल की एक मतलब कि पहले आपने 30 फिर 50 फिर 70 फिर उसके बाद स्टेनिंग करी, फिर 90 फिर ऑब्सोल्यूट में डाला, फिर उसके बाद जाइलॉल वगैरह से उसके बाद परमानेंट उसकी माउंटिंग करते हैं। वैसे ही इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेनिंग कहलाती हैं, कुछ नेगेटिव स्टेनिंग कहलाती हैं। इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन ये है कि इसमें अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है और आपको किस लेवल तक की स्टडी करनी है। केवल मॉर्फोलॉजी देखनी है तो उसके लिए कोई दूसरी टेक्निक होगी, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए कोई दूसरी स्टेनिंग होगी। ठीक है, तो टेक्निक की नहीं बात करते, लेकिन केवल अपने नॉलेज के लिए रखिए कि कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें पॉजिटिव स्टेनिंग आता है, नेगेटिव स्टेनिंग आता है, इसके अलावा फ्रीजिंग, मतलब इसमें बेसिकली सेक्शन कटिंग, सबसे पहले अल्ट्रा थिन सेक्शन कट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेनिंग आती है। तो स्टेनिंग में कई डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये दो स्टेप आपको फॉलो करने रहते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। या फिर कोटिंग करी जाती है, यही जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी की कोटिंग कर दी जाती है। समटाइम्स प्लैटिनम की सॉरी कॉपर की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, प्लैटिनम तो बहुत महंगा रहता है। कॉपर की कोटिंग करने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन बीम इस ऑब्जेक्ट से पास होती है, वो हालांकि पॉजिटिव वाले में आता है, राइट, पॉजिटिव स्टेनिंग करेंगे तब। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जब भी आप आंसर करेंगे तो इसमें इतना सारा बताने के बाद, यानी कि कब किसने डिस्कवर किया और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वायरस पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजी जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है वहां हम पता कर सके। सिग्निफिकेंस लिखिएगा, उसके बाद प्रिंसिपल लिखिएगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप है। ठीक है, आपने सुना भी होगा टेम और सेम। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दो आते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड द सेकंड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इससे जो इमेज मिलती है, कैम से जो इमेज मिलती है वो 2D होगी, ठीक है, जबकि SCM से या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जो इमेज मिलती है वो 3D होती है।
ठीक, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की स्टडी कर रहे होंगे उसका 3D स्ट्रक्चर आपको मिलता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का अगर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी खास बात है कि टी फॉर मतलब कि ट्रांसमिशन, टी से याद रखिएगा थीम, जो भी कभी भी मटेरियल या जो स्लाइड ये कह सकते हैं, हाँ मटेरियल अगर थिन है, ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसका, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। अगर मटेरियल मतलब कि जिसका हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में या स्पेशल अरेंजमेंट देखना है या थिकनेस वगैरह सब देखनी है, तब हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें जो बीम्स होती हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में जाती है, या इसको ऐसे भी समझो, अगर कभी आपने जोलॉजी में कंपाउंड आई पढ़ा होगा, इंसेक्टा में या ऑर्थोपोड्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है? कंपाउंड आई पढ़ा है कि नहीं? पूछूंगी नहीं, खाली बता दीजिए, थोड़ा सा नॉलेज है। कंपाउंड आई पढ़ी है आपने जोलॉजी में? पढ़ी है ना? क्या खास बात होती है उसमें? नॉर्मल से उसमें ये खास बात होती है कि मान लीजिए जो कॉकरोच है जब वो देखता होगा तो उसके जो ओमेटिड्स या समथिंग जो भी बोलते हैं, फैसेट जो भी बोलते हैं उसको, तो एक पर्टिकुलर में जहां से रेस जाती है और जिस ऑब्जेक्ट के जितने पार्ट पर बन रही है, तो उतने पार्ट पर ही उसी ओमेटिड या उस फैसेट में उतनी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो यानी ये भी कह सकते हैं कि वो टुकड़ों 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 में इमेज बन रही है। सेम काइंड ऑफ एससीएम में भी वही होता है, टुकड़ों 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 में इमेज बनती है, उसके बाद वो कंप्लीट इमेज हमें स्क्रीन पर मिलती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। ठीक है, तो जब कभी स्कैटर्ड या 3 डायमेंशनल वाला काम होता है तो वो उसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। जब कोई थिन मटेरियल है और हमें केवल सरफेस की स्टडी चाहिए, ठीक है, पूरा 3 डायमेंशनल मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं देखना है, तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि जब कभी किसी वायरस पार्टिकल का कोई भी डिटेल हमें नहीं पता है, मॉर्फोलॉजी देखनी है या न्यूक्लियर प्रोटीन कैसा है या उसका शेप कैसा है, ये सब हमें देखना होगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। अदरवाइज या कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेंगे, या ये कहें कि मटेरियल बहुत कम प्रोवाइड है, मतलब जो आपको जिसकी स्टडी करनी है उसका अमाउंट में बहुत कम है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से भी उसका अच्छा स्ट्रक्चर या अच्छी इमेज पता कर सकते हैं, स्टडी करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर इसमें से आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आज घर जा करके एक बार जरूर रीड करना जितना पार्ट मैंने भेजा था। ठीक है, कोशिश करके ये डायग्राम अलग से बना लोगे तो अब आपकी अपनी समझ के लिए बेहतर होगा। किसी को आज के लेक्चर से कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, मैं बहुत होशियार हो सबके साथ।